दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका पढ़ो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा जो 2026 में होने वाली है, उसके लिए हम सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पैक लेकर आ रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव न छूटे। दोस्तों तो हम अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पैक अपलोड कर दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाइए और सारे ऑब्जेक्टिव पैक को बिना स्किप किए देखिए ताकि एग्जाम में आपका सारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही सही बने। दोस्तों आज हम संस्कृत के दूसरे पार्ट को लेकर आए हैं। इसका भी पहला जो पार्ट है वो अपलोड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए इस संस्कृत के ऑब्जेक्टिव पैक को शुरू करते हैं। और हमारा पहला सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? तो दोस्तों इसको लिया गया है मुंडकोपनिषद से। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप लोग इसको अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। अगला सवाल है, किसकी जय यानी कि विजय होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा हमेशा सत्य की विजय होती है और यही मतलब होता है सत्यमेव जयते का भी। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो दोस्तों इसमें पटना का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। और पटना का ही पुराना नाम पाटलिपुत्र है। अगला सवाल है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? दोस्तों इसकी बात करें तो दामोदर गुप्त के द्वारा लिखा गया है कुट्टनीमतम यानी कि ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। दोस्तों हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आपके पुस्तक में जितने भी अध्याय और उसके लेखक दिए गए हैं आप उसको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसके बाद है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो दोस्तों उसमें आग लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कि कौन कितना बड़ा आलसी है उसका पहचान किया जाए और उनके आलस को दूर किया जाए। अगला सवाल है, अनुरणीयान महतो महियान श्लोक की किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए दोस्तों इसको लिया गया है कठोपनिषद से यानी कि ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ये भी बहुत प्रसिद्ध चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आता है। अगला सवाल है, यूनान का राजदूत कौन था? तो दोस्तों यूनान के राजदूत की बात करें तो वह मेगास्थनीज था। देखिए आपको बताते हैं, जो मेगास्थनीज था यह यूनान के राजा सिकंदर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था यहाँ के शासन प्रशासन के बारे में जानने के लिए। और यहाँ आने के बाद इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। और इस पुस्तक में इसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन का व्याख्या किया। अगला सवाल है हमारा, संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? तो दोस्तों संसार में आलसियों का रक्षक करुणिक यानी कि दयावान व्यक्ति को बताया गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी? तो दोस्तों उसने अपनी पत्नी को आत्मतत्व की शिक्षा दी थी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। दोस्तों हम आपको फिर बता दें कि हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से, मतलब इतने महत्वपूर्ण हैं। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमारे ऑब्जेक्टिव पैक से ही आएंगे, तो आप एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, पूरी तरीके से याद कर जाइएगा। अगला सवाल है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दोस्तों यह कथन है दंडी का यानी कि ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद पुराण से संकलित है यानी कि किस पुराण से संकलित है? तो दोस्तों यह है विष्णु पुराण से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, संस्कारों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? देखिए दोस्तों अगर भाग की बात करें तो संस्कारों को मुख्य रूप से 5 भाग में बांटा गया है, याद रखिएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि कुल संस्कार कितने हैं तो दोस्तों याद रखिएगा कुल संस्कारों की संख्या 16 है। और अगर पूछे कि संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया है तो याद रखिएगा संस्कारों को कुल 5 भागों में बांटा गया है। अगला सवाल है हमारा, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो देखिए दोस्तों जो नामकरण है वह
शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी कि शिशु अवस्था में ये संस्कार किया जाता है। अगला सवाल है, गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन सा है? देखिए दोस्तों, गृहस्थ जीवन का संस्कार है विवाह, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? देखिए दोस्तों, जो विदुर नीति है यह महाभारत का अंश है। विदुर जी ने महाभारत में ही अपना नीति दिया है। अगला सवाल है, धर्म की रक्षा किससे होती है? देखिए दोस्तों, जो धर्म की रक्षा है वह हमेशा सत्य से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? देखिए दोस्तों, तो इसको लिखा गया है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, याद रखिएगा, और इन्होंने ही इन्होंने ही रामायण की रचना भी की है। अगला सवाल है, व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो दोस्तों, इस कथा को लिखा गया है हितोपदेश से, और इसकी रचना किसने की है? तो याद रखिएगा, नारायण पंडित ने। चलिए अब अपने अगले सवाल को देखते हैं, दानवीर कौन था? तो दोस्तों, दानवीर कहा गया है कर्ण को। क्यों? क्योंकि उसने अपने कवच कुंडल का दान कर दिया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, अशांति के कितने कारण हैं? दोस्तों, अशांति के अगर कुल कारण देखें तो 2 है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए दोस्तों, उपसर्ग का मतलब होता है कि जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ और आकार को बदल दे, उसको हम कहते हैं उपसर्ग, और जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ और रूप को बदल दे उसको करते हैं प्रत्यय। तो जो उपसर्ग बोला गया है तो ये किसी शब्द में पहले ही लगेगा। तो देखिए, बिहार में उप लगा है, नहीं लगा है, आहार में भी नहीं लगा है, अपकार में भी नहीं लगा है, लेकिन उपकार शब्द में ये उप लगा है ना यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा कि उपसर्ग से बनने वाला शब्द है उपकार। अगला सवाल है, गम धातु के लिट लकार भविष्य काल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो एक वचन का रूप है वह है गमिष्यति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पितरों में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, अगर पितरों की बात करें तो इसमें हमारा द्वंद्व समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला सवाल है, हिमालयात गंगा प्रभवती में हिमालयात में कौन सी विभक्ति है? देखिए दोस्तों, हिमालयात में हमारी पंचमी विभक्ति है, और पंचमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? से। तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि हिमालय से गंगा प्रभवती, यानी कि गंगा निकलती है। और हम आपको बताए हैं कि जब से का बात आएगा और किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होगा तो हमेशा वह पंचमी विभक्ति होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है, लंबा उदर यस्य सह का समस्त पद होगा। देखिए दोस्तों, इसका मतलब है कि जिसका उदर लंबा हो तो उसको हम बोलते हैं लंबोदरः। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। उसको दोस्तों हम गणेश जी भी बोलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही जवाब लंबोदरः होगा। अगला सवाल है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो दोस्तों, यह अयोध्या कांड से संकलित है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो दोस्तों, उन्होंने अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मूल शंकर यानी कि दयानंद सरस्वती के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? तो दोस्तों, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में, याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर, और दोस्तों इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका जन्म गुजरात में हुआ था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, व्याघ्रपथिक कथा में दान धर्मादिक चरतु भवान किसने कहा? दोस्तों, ये बाघ ने कहा था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल है कर्णस्य दान वीरता पाठ के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इस पाठ को लिखा गया है भास के द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। भास को दोस्तों महाकवि भी कहा जाता है। अगला सवाल है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? दोस्तों भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है पुराण के रचनाकार कौन है? दोस्तों पुराण के रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास, याद रखिएगा, ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है। अपने अगले सवाल को देखते हैं। रूप सौंदर्य की रक्षा किससे होती है? देखिए दोस्तों अगर सौंदर्य की बात करें तो इसकी रक्षा होती है मृज्या यानी कि उबटन से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है विनय किसको मारता है? दोस्तों विनय से अपशय का नाश होता है, यानी कि जो विनय है वो अपशय को मारता है। अगला सवाल है दुख का विषय क्या है? देखिए दोस्तों दुख का विषय बताया गया है अशांति को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है परोपकार से क्या मिलता है? दोस्तों अगर परोपकार की बात करें तो इससे हमें शांति मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? देखिए दोस्तों अगर गौतम ऋषि की बात करें तो इन्होंने न्याय दर्शन की रचना की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? दोस्तों जो कर्मवीर कथा है यह समाज के दलित वर्ग की कथा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? दोस्तों तो याद रखिएगा इनका जन्म टंकारा में हुआ था, और टंकारा कहाँ है? तो टंकारा गुजरात में है, याद रखिएगा। और स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। और दोस्तों इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है। हमारा अगला सवाल है कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है? दोस्तों इसका बात करें तो यह विवाह संस्कार का एक हिस्सा है, याद रखिएगा। अगला सवाल है इदम सुवर्ण कंगनम गृह्यताम किसने कहा? तो दोस्तों यह कहा था बाघ ने, याद रखिएगा, मतलब मेरे पास सोना का कंगन है। अगला सवाल है इंद्र यानी कि शक्र कर्ण से छल पूर्वक क्या ले गए? तो दोस्तों छल पूर्वक ले गए थे कर्ण का कवच और कुंडल दोनों, याद रखिएगा। अगला सवाल है चरक और सुश्रुत ने शास्त्र का प्रवर्तन किया। देखिए दोस्तों दोनों आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित थे, और चरक ने चरक संहिता और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की है, याद रखिएगा। अगला सवाल है वाराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों अगर इसका बात करें तो वाराह मिहिर ने लिखा वृहत संहिता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला सवाल है पटना का इतिहास कितना पुराना है? देखिए दोस्तों अगर पटना के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। लगभग 500 ईसा पूर्व से पटना का इतिहास रहा है। दोस्तों यह मगध महाजनपद का केंद्र हुआ करता था पटना, याद रखिएगा। और जो मगध साम्राज्य की बात करें तो जो सबसे पहला इस पर शासन करने वाला शासक था उसका नाम था बिंबिसार, और बिंबिसार जो था वह हर्यक वंश का शासक था। और बिंबिसार के समय से ही मगध साम्राज्य जो है अपना एक अलग स्थान बाकी सब साम्राज्यों में रखता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कुट्टनीमतम काव्य के कवि कौन है? तो देखिए दोस्तों इसके कवि हैं दामोदर गुप्त, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो दोस्तों उसमें से 4 लोग नहीं भागे थे, और चारों कौन थे? तो चारों आलसी लोग थे जो नहीं भागे थे, याद रखिएगा। अगला सवाल है आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों वे हैं पंडिता छामाराव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? याद रखिएगा दोस्तों उसमें
कुल 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। दोस्तों याद रखिएगा इस बात को कि जो 3 संस्कार हैं वो जन्म से पूर्व ही हो जाते हैं और कुल संस्कार 16 हैं और संस्कारों को कुल 5 भागों में बांटा गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला सवाल है अ और उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, अ और उ को मिलाने से ओ बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है मनः धन रथः, संधि करेंगे इसका तो क्या बनेगा। तो दोस्तों इससे हमारा बन जाएगा मनोरथः, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए दोस्तों, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ने धन अनम, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा नयनम का ने धन अनम होता है। अगला सवाल है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, तो अव्ययी भाव समास उसको बोलते हैं सॉरी, जिसका पहला पद प्रधान होता है। तो दोस्तों इस सवाल में हमारे उपगंगम में पहला पद प्रधान है, यानी कि इसमें उप प्रधान है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें अव्ययी भाव समास होगा। अगला सवाल है त्रिभुवनम में कौन सा समास है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब किसी शब्द में उसका जो पहला पद है वो कोई गिनती की संख्या हो, त्रिभुवन, चतुर्भुज, अष्टभुज, षष्ठभुज, तो दोस्तों उसमें हमेशा द्विगु समास होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आपके हिंदी और संस्कृत दोनों में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा जैसे ही कोई गिनती की संख्या आया तो वो हमारा कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास होगा। अगला सवाल है हिमालय से गंगा निकलती है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन लगभग हर वर्ष पूछा ही जाता है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा हिमालयात गंगा प्रभवती, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा बी। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रभवती की जगह पर कभी कभी निसरती भी दे सकता है, तो वो भी सही होगा। अगला सवाल है सह के योग में कौन सी विभक्ति होगी। देखिए दोस्तों, तो सह के योग में होता है हमारा तृतीया विभक्ति। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है नमः के योग से कौन सी विभक्ति होती है। देखिए दोस्तों, तो नमः के योग से हमारा होता है चतुर्थी विभक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है पश्यति किस धातु का रूप है। तो दोस्तों जो पश्यति है वह दृश्य धातु का रूप है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब देखना होता है। अगला सवाल है गच्छ किस लकार का रूप है। दोस्तों अगर हम गच्छ की बात करें तो यह लोट लकार का रूप है, याद रखिएगा। अगला सवाल है लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका चतुर्थी एक वचन का रूप है लताये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दें कि आपको जो प्रमुख रूप याद करना है वो आप याद कीजिएगा बालक और लता, इन दोनों का आप निश्चित रूप से याद करके जाइएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला सवाल है अहम शब्द का मूल शब्द क्या है। देखिए दोस्तों, जो अहम शब्द का मूल शब्द है वो है अस्मद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है विद्वान शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर इसके षष्ठी बहुवचन की बात करें तो वो हो जाएगा विदुषाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 64 नंबर क्वेश्चन है गत्वा में कौन सा प्रत्यय है। देखिए दोस्तों, अगर इसमें हम प्रत्यय की बात करें तो आपको पहले ही बताए हैं कि किसी शब्द में लगा हुआ वह भाग जो शब्द के बाद में लगता है और उसका जो रूप है और उसका अर्थ बदल देता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए इसमें ग पहले से है, इसमें कत्वा बाद में लगा है, तो दोस्तों इसमें जो लगने वाला प्रत्यय है वो हो जाएगा कत्वा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर सवाल है पठितुम में कौन सा प्रत्यय है। इसकी बात करें दोस्तों तो इसमें तुमून प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा।
अगला सवाल है सेवधन सानच में कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए दोस्तों, इससे जो हमारा शब्द बनेगा वह हो जाएगा सेवमानः, यानी कि ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला सवाल है लघु धन तरफ से क्या बनेगा। देखिए दोस्तों, जब इसका हम संधि करेंगे तो इससे बनेगा लघु तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है सुंदर धन तल से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए दोस्तों, तो इससे हमारा शब्द बनेगा सुंदरता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला सवाल है इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा। देखिए दोस्तों, तो इंद्र का स्त्रीलिंग होता है इंद्राणी, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। व्याघ्रधन डी से क्या बनेगा। तो दोस्तों, इससे हमारा बनता है व्याघ्री, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है। देखिए दोस्तों, तो जिस शब्द में भी जो उसका आगे वाला शब्द है उसके पीछे प्र नहीं लगा होगा, उसमें प्र उपसर्ग नहीं है। तो देखिए सबसे पहले है हमारा प्रचार। तो देखिए दोस्तों, इसमें 4 मुख्य शब्द है, उसमें प्र लगा हुआ है बाद में, तो ये तो बना है। प्रभाव, भाव मुख्य शब्द है, इसमें दोस्तों प्र लगा हुआ है बाद में, ये भी बना है। और प्रयत्न की बात करें तो इसमें यत्न जो मुख्य शब्द है और इसमें प्र जो है वो लगा हुआ है, यानी कि दोस्तों प्र उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें प्रतिकार की, तो देखिए दोस्तों, जो प्रतिकार है इसमें कार मुख्य शब्द है और प्रति इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो याद रखिएगा, इसमें प्र उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रति उपसर्ग है। दोस्तों, आप सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, उसको पढ़ने के बाद ही आपके दिमाग में स्पष्टता आ जाएगी कि क्या सही है और क्या गलत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें प्र उपसर्ग नहीं है बल्कि प्रति उपसर्ग है। अगला सवाल है अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए दोस्तों, तो जितना भी ऑप्शन दिया है इसमें जो अभिमान है वो अभी उपसर्ग से बनेगा, बाकी कोई भी शब्द हमारा अभी उपसर्ग से नहीं बनेगा। अगला सवाल है राज्ञा किस विभक्ति का रूप है। इसको देखिए दोस्तों, तो यह पंचमी षष्ठी विभक्ति का रूप है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है अस्था धातु के लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है तिष्ठत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला सवाल है नीलोत्पलम में कौन सा समास है। देखिए दोस्तों, तो इसमें हमारा कर्मधारय समास है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो दोस्तों वे थे गुरु गोविंद सिंह, और ये सिखों के अंतिम गुरु भी माने जाते हैं। उसके बाद इनका जन्म पटना में हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है और ये सिखों के पहले गुरु भी थे, ये सवाल भी पूछा जाता है। अगला सवाल है पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है और गंगा नदी के ठीक दक्षिणी जो किनारा है वहीं पर पटना शहर स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो दोस्तों इसको पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। तो दोस्तों कहा गया है हमारे पाठ में कि स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है अक्षरारंभ कैसा संस्कार है। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि अक्षर का आरंभ यानी कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, तो दोस्तों यह शिक्षा संस्कार होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। दोस्तों स्वामी दयानंद के गुरु की बात करें तो वे थे स्वामी विरजानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
स्वामी दयानंद की बात करें तो इनका पूरा नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती और इनका जो जन्म है वो गुजरात में हुआ था। उसके बाद इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, इस बात को भी याद रखिएगा। और इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? दोस्तों मंदाकिनी का अर्थ होता है नदी, याद रखिएगा। अगला सवाल है पथिक कहाँ फंस गया? तो दोस्तों पथिक जो है वो कीचड़ में फंस गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है शासक किसे कहते हैं? तो दोस्तों हमारे पाठ के आधार पर शासक कहा गया है शास्त्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों हम पहले भी बताए हैं आपको कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम ऋषि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप जरूर याद कीजिएगा। अगला सवाल है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों योग दर्शन के प्रवर्तक है ऋषि पतंजलि। दोस्तों इनका योग का जनक भी ऋषि पतंजलि को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं बादरायण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है शक्र यानी कि इंद्र किस वेश में कर्ण के पास गया? तो दोस्तों वह साधु के भेष में गया था, याद रखिएगा, और कवच कुंडल मांग लिया था। अगला सवाल है कवच और कुंडल किसके पास थे? तो दोस्तों वह कर्ण के पास था, जो कि इंद्र उससे छल से मांग लिए थे। अगला सवाल है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? दोस्तों अगर मंगलम पाठ की बात करें तो इसमें कुल 5 मंत्र हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है नदी शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप क्या है? देखिए दोस्तों तो इसका सप्तमी एक वचन का रूप होगा नदयाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है दा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों यह है ददती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है पठ प्लस पठधन कत से क्या बनेगा? तो दोस्तों इससे बनेगा पठितः, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका भी सही जवाब होगा। अगला सवाल है नयति में कौन सी धातु है? देखिए दोस्तों तो इसमें हमारा नी धातु है, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है राजपुरुषः में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों तो इसमें हमारा है तत्पुरुष समास, याद रखिएगा। और तत्पुरुष समास की विशेषता होती है कि इसका जो दूसरा पद होता है वो प्रमुख होता है। तो राजपुरुष में जो पुरुष है ये प्रमुख पद है, जिसके कारण यह तत्पुरुष समास है। अगला सवाल है कुशलः का अर्थ क्या है? दोस्तों कुशलः का अर्थ होता है चतुर, यानी कि चालाक, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कीम धन तरही से क्या बनेगा? तो दोस्तों इससे बनेगा कुतः, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है बालक शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या है? दोस्तों हम आपसे फिर बता रहे हैं कि आप बालक शब्द का सारा रूप जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसका तृतीया बहुवचन होता है बालकः, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है वद किस लकार का रूप है? तो दोस्तों जो वद है वह लोट लकार का रूप है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा यह सेशन भी समाप्त हुआ। हम आपसे फिर बता दें कि आपका ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूरा सही हो, इसके लिए हम सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे चैनल पर जितने भी ऑब्जेक्टिव पैक है उसको पूरा देखिए, ताकि आपके एग्जाम में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत न हो। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि अगर ऑब्जेक्टिव को पूरी तरीके से सही करना है तो
पढ़ो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जितने भी ऑब्जेक्टिव पैक डाले गए हैं उनको जरूर देखें। दोस्तों हम आपके लिए सब्जेक्टिव को हल करने के लिए भी रामबाण तरीका लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग उसको भी देखिए। दोस्तों हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।